नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा एमडी से डिजिटलेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकंड ग्रेड परीक्षा का ग्रुप ए और बी की परीक्षाएं जो निरस्त हुई थी वो आज पुनः की गई है और उसकी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। आप लोग इन सभी प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं और अपनी OMR से या अपने पेपर से मैच करके इसका इवोल्यूशन खुद कर सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। देखिए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे सीधा कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनके क्या क्या आंसर बनने चाहिए। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें सही कथन को चुनना है। वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटा करके वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। कथन बी है, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना। ये दोनों ही उद्देश्य जो है वो रसद नीति 2023 में तय किए गए थे, अर्थात इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा दोनों। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था। देखिए, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो है उनमें कागज विहीन शून्य लागत के लिए उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया है, अर्थात ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया जाए। उत्पादन की जो लागत है उससे 1.5 गुना समर्थन मूल्य के संदर्भ में हमारी जो केंद्र सरकार है उसने 2018 और 19 के बजट में इस बात को रखा था, अर्थात संघीय बजट 2018 और 19 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था है जो भारतीय निर्यातकों और बैंक को निर्यात साख सेवाएं प्रदान करती है। देखिए, निर्यात साख सेवाएं, ऑप्शन में नाम से पता लग रहा है कि निर्यात साख सेवाएं प्रदान करने का काम निर्यात साख बीमा निगम करता है, अर्थात ऑप्शन 4 चौथे प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 की हम बात करते हैं, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। पहला ऑप्शन है, संसद के अधिनियमों के तहत, कार्यकारी आदेशों के तहत, संविधान में विशेष रूप से प्रदान की गई है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन 3 और 4 थोड़ा सा एनालाइज करने लायक है, मैं बता देता हूँ आपको। संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया है, इसका अर्थ है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है क्या संविधान में अलग से उल्लेखित है विशेष रूप से, या फिर अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसी के अंदर इसका उल्लेख है या उसी में ये निहित है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 से होगा कि ये अलग से प्रावधान नहीं होकर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसी में इसका भाव निहित है। ऑप्शन नंबर 6, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है। पहला वित्त आयोग, दूसरा नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्था, तीसरा विदेश मंत्रालय और चौथा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्था, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 7, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई। अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ है जो केंद्र और राज्य शक्तियों के अलावा जो शक्तियां बची हुई थी वो शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां कहलाई, और वो किसे दी गई। ऑप्शन है हमारा, पहला गवर्नर जनरल, दूसरा संघीय विधायिका, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय विधानमंडल और चौथा ऑप्शन है प्रांतीय गवर्नर। ये जो अधिकार जो था अवशिष्ट शक्तियों का, ये स्पेशली गवर्नर जनरल के पास हुआ करता था। अवशिष्ट शक्तियों पर निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर जनरल का था। तो 7वें नंबर के प्रश्न का आंसर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या में किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें विस्तार की बात करता है, और वहाँ विस्तार करते हुए किस ग्रुप को, किस वर्ग विशेष को वोट देने का अधिकार दिया गया है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल वे पुरुष जो निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हैं, केवल वे महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करती है, भारत के सभी नागरिक और भारत में रहने वाले केवल ब्रिटिश नागरिक। देखिए, इससे पहले 1919 से पहले ही निर्वाचन का जो प्रणाली थी वो शुरू कर दी गई थी भारतीयों के लिए, तो ब्रिटिश नागरिक और भारत के सभी नागरिक इसका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर पहले पुरुषों को निर्वाचन का अधिकार होता था, अब महिलाओं को भी निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं रखने वाली महिलाओं के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, जो बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग ऑप्शन 1 भाग 5, ऑप्शन 2 भाग 4, ऑप्शन 3 भाग 3 और ऑप्शन 4 है हमारा भाग 2। अर्थात इसका सही आंसर होगा भाग 4। भाग 4 में जो राज्यों के नीति निषेध तत्व हैं उनका उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर। 10वां प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसके लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया गया है? पहला मनोनयन, दूसरा वंशानुगत, तीसरा प्रत्यक्ष निर्वाचन और चौथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। देखिए, मनोनयन अपने मन से नियुक्ति करना, वंशानुगत वंशानुक्रम पर चलना जैसे पहले राजा वगैरह हुआ करते थे, प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता के द्वारा वोट करके चुनाव करना, या अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि जनता डायरेक्टली नहीं चुन के अप्रत्यक्ष रूप से चुने। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो जनता के प्रतिनिधि बनकर के अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न तक बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को चैनल के विषय में एक सूचना देना चाहूँगा कि वर्तमान समय में एक तो शॉर्ट्स के अंदर हम लोग कल्चर की जो सीरीज़ है उसको लेकर के आए हैं, और दूसरा मैथमेटिक्स का कंपटीशन लेवल का बिल्कुल बेसिक लेवल से एनसीईआरटी और आरबीएससी बेस्ड जो बैच है वो सीरियल वाइज टॉपिक वाइज चल रहा है। आप उसको भी एक बार प्लेलिस्ट को जाकर के विजिट करें, काफ़ी कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले जो मैथमेटिक्स के और जीके के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 11वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करके संविधान सभा के सदस्य भेजे गए थे, वो कहाँ से भेजे गए थे? पहला, संघीय व्यवस्थापिका से, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने, प्रांतों की जनता ने, या प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो हर प्रांत से उनकी विधानसभाओं से चुन करके भेजे गए थे, अर्थात इसका ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 12, संविधान में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सहमति और रजामंदी से, दूसरा अल्पमत से। ये ऑप्शन बिल्कुल हम डायरेक्टली काट सकते हैं क्योंकि अल्पमत से कोई निर्णय नहीं होता है। सर्वसहमति से, इस ऑप्शन को भी हम काट सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि सर्वसहमति का अर्थ है कि इतनी बड़ी संविधान सभा में सभी उस पर एक मत हों, ऐसा संभव है ही नहीं, कुछ पक्ष में होंगे कुछ विपक्ष में होंगे। ऑप्शन 4 और 1 की बात करें हम, 4 है हमारा बहुमत से। देखिए, बहुमत से निर्णय हो सकता है लेकिन वो आज होता है, संविधान सभा में भी वोटिंग होती थी, बहुमत के आधार पर उस पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता था वो आपसी सहमति और रजामंदी के आधार पर लिया जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन एक विधि है, अर्थात एक नियम है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? यदि इसकी हम बात करते हैं, ये संविधान में से संबंधित एक मामला आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो संविधान संशोधन है वो जो एक नियम है वो भी अनुच्छेद 13 के तहत क्या है, एक संवैधानिक नियम है, लेकिन यदि हम मूल अधिकारों का क्या करें, हनन करें, तो इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। ऐसा जो आदेश था वो उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले पर दिया था। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, केशवानंद भारती मामला जो था इसमें इस तरह का आदेश दिया गया था। प्रश्न नंबर 14 है, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए? भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौते पर जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट्स इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी के नटवर सिंह, ऑप्शन सी है केपीएस मेनन और ऑप्शन डी है केएम पनिक्कर। ये जो पुस्तक है ट्वाइलाइट्स इन चाइना, ये केपीएस मेनन जी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का जो अध्यक्ष है उनमें अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी एनी बेसेंट, सी है करुणा आसफ अली और डी है सरोजनी नायडू। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ हम बात करते हैं लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। देखिए, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वही क्या होता है, लोकसभा का नेता होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। इसके बाद
अगला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा 18, 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजय हुई। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से मतलब है जिन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त है, उनके कुल 397 प्रतिनिधि जो थे वो 2019 के आम चुनावों में विजयी हुए थे। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 2। इसके बाद हम बात करते हैं CII और FICC क्या है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा कि CII और FICC क्या है। देखिए ये दोनों जो है ये व्यापारिक संगठन है, और व्यापारिक संगठन किसके अंतर्गत आते हैं, दबाव समूह के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु संबंधित नहीं है, आतंकवादी संगठन नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, ये क्या है, कोऑपरेटिव या कॉमर्शियल संगठन है जो कि क्या करते हैं, राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं, अपनी मांगे मनवाने का काम करते हैं। CII और FICC क्या है, दबाव समूह है। ऑप्शन नंबर 3 19वें प्रश्न का सही आंसर होगा। 20वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 31 अगस्त 1989 का जो दिन है वो वैश्विक स्तर पर किस संधि के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए आणविक प्रसार संधि, अप्रसार संधि, IRBM संधि, जर्मनियों के एकीकरण की संधि और आंशिक परीक्षण निषेध संधि। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जर्मनियों के लिए एकीकरण की संधि। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के प्रश्नों की। 21वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है। सही कथन की हम बात करेंगे। देखिए पहला प्रश्न कथन है, यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बच्चों के अर्थात विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है, ये भी सही है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। ऐसा शिक्षा मनोविज्ञान में कभी नहीं हो सकता कि आप बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उन्हें आप नज़रअंदाज करें। और चौथा ऑप्शन है हमारा, यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, अर्थात डी। हम यहाँ से देखेंगे, हमसे पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, तो सही कथन है A, B और D। नीचे आप कूट का चयन करेंगे A, B और D, अर्थात ऑप्शन ए किसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। बिल्कुल सेम जैसा प्रश्न ऊपर का है वैसा ही प्रश्न अगला दिया है इन्होंने, प्रश्न नंबर 22। इसमें सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है तो सरल मार्ग प्रशस्त करता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, ये सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, बिल्कुल। मानव व्यवहार में परिवर्तन का और जो शैक्षिक परिस्थितियाँ होती है उनका अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थात इसका जो मुख्य केंद्र है वो दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 23। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। देखिए अधिगमकर्ता के विकास से अर्थ है छात्र से, छात्र या छात्रा के विकास से। पहला ऑप्शन विकास पूर्वानुमानित है। विकास पूर्वानुमानित है। विकास पूर्वानुमानित हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि विकास एक निश्चित क्रम में जिस क्रम में होता है उसका हम पूर्वानुमान कर सकते हैं कि किसका विकास, बालक अथवा बालिका का विकास किस क्रम में होना है। विकास अंश से पूर्ण की ओर होता है, जी नहीं, विकास जो होता है वो क्या होता है, अंश से पूर्ण की ओर नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन विकास रैखिक पथ पर आगे बढ़ता है। विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है, विकास की जो दिशा है वो वर्तुलाकार है। विकास के सभी आयामी समन्वित होते हैं, अर्थात निश्चित होते हैं और एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। तो इसका ए और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 23वें प्रश्न में 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तता दिखाता है। प्रतिवर्तता का क्या अर्थ है हमारा, रिवर्सिबिलिटी से है। आप इसका इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं एक बार, रिवर्सिबिलिटी अर्थात पलटावली गुण से बोलते हैं हम, और पलटावली जब तक वस्तु मूर्त रूप से उपस्थित नहीं होगी तब तक नहीं होगी। तो इसके ऑप्शंस पे हम बात करेंगे। पहला ऑप्शन है अंतःप्रज्ञ अवस्था, पूर्व संप्रत्यात्मक विचार अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंदर पलटावली का जो गुण है वो वस्तुओं को देख करके आता है जब तक मूर्त वस्तु सामने होती है। तो ये क्या होगा,
एक विशेष अवस्था होती है मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था, उसके अंदर ये देखा जा सकता है। 25वां प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कूट चयन कीजिए। इनमें से कौन कौन सी अवस्थाएं जो परंपरागत नैतिकता के अंदर आती है? देखो, आज्ञाकारिता एवं दंड, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के अंदर है, लेकिन ये परंपरागत अवस्थाओं के अंदर नहीं है। सामाजिक अनुबंध, बी ऑप्शन। सी है अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध, ये परंपरागत नैतिकता के अंदर आता है, सामाजिक संबंध। और सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, अर्थात केवल सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? देखिए, अधिगम क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, तो उसके आधार पर परिभाषाएं हम देखेंगे। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है, बिल्कुल सही है। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि थकान, परिपक्वता आदि से होने वाले परिवर्तन स्थायी नहीं होते हैं और अधिगम जो है वो स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। तो बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार हम फिर भी देखेंगे। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका प्रश्न संख्या 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 27 की हम बात कर रहे हैं। बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? देखिए, ऐसा मॉडल चुनेंगे जिसमें दंड की जगह क्या हो, अच्छे परिणाम दिए गए हों, तो उसमें उससे क्या होगी, व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिलेगी, अर्थात इसमें अभिप्रेरणात्मक गुण जो प्रक्रिया है वो सम्मिलित है। 27वें का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 28वें प्रश्न की बात करते हैं हम। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए गए हैं। पहला विचार दिया गया है, अधिगम कर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण, और दूसरा है ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट आप एक बार देखें। अधिगम कर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल सही है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है, ये भी ठीक है। उपरोक्त दोनों केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, दोनों आवश्यक है, क्योंकि आपस में अंतःक्रिया भी जरूरी है और साथ में अपने ज्ञान निर्माण के लिए सक्रिय होना भी जरूरी है। तो प्रश्न संख्या जो 28 है हमारा, उसका पहला ऑप्शन ए और बी दोनों आवश्यक है, वो सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 की हम बात करते हैं। जोड़ों को मिलाइए। किन जोड़ों को मिलाना है? परीक्षण और उनके निर्माणकर्ताओं के अनुसार सही क्रम जमाना है। देखिए, पास एनालॉग टेस्ट जो है वो अलेक्जेंडर पास नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे, ऑप्शन भी आप देख लीजिए एक बार। पहले में 2 ऑप्शन है। दूसरा संस्कृति मुक्त परीक्षण जो है आरबी केटल का है। इसके बाद इसमें 3 सही है, 2 और 3 आपको वैसे ही दिख रहा है। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर जो है 29, प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, लेकिन हम तीनों को मिलाने की बात करते हैं। पास एनालॉग परीक्षण जो है वो अलेक्जेंडर का है, ये ए हो जाएगा। इसके बाद संस्कृति मुक्त परीक्षण आरबी केटल का है, ये बी का सही आंसर है। इसके बाद आईक्यू सिद्धांत डी, आपको यदि टर्मन पता है तो आपको तीसरा मिलाने की जरूरत नहीं है, सम्मेलन सिद्धांत जेजोंग का है, ठीक है। अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में 29वें का 4। जुंग अर्थात युंग, कार्ल युंग जिनकी बात करते हैं हम, के अनुसार व्यक्तित्व के टाइपोलॉजी प्ररूप विज्ञान में समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो निम्न में से किस श्रेणी के अंदर आते हैं? देखिए, समाजसेवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं और व्यापार प्रबंधक लोग जो हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? पहला उभयमुखी, दूसरा बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और अंतिम ऑप्शन है मध्यमुखी। युंग ने 2 टाइप दिए थे हमें, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो समाजसेवी, राजनीतिज्ञ वगैरह हैं जिनको बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, ये लोग अधिक खुले हुए विचारों के होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या मानेंगे? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंदर मानेंगे। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? ठीक है, परिस्थिति परीक्षण की बात कर रहे हैं हम। सैन्य परीक्षण पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन MMPI, तीसरा ऑप्शन समाज मिति, चौथा ऑप्शन साइकोड्रामा। यहाँ पर सैन्य स्थिति परीक्षण जो है वो पारिस्थितिकी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 31 में। 32वां प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति जो हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है, समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण
निम्न में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? देखिए, युक्तिकरण के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई युक्ति सुझाई जाती है। उदात्तीकरण, प्रतिदमन और प्रतिगमन, इन चारों की हम बात करते हैं। प्रतिदमन के अंदर अपने भाव दबाए जाते हैं। चौथा प्रतिगमन है। प्रतिगमन के अंदर क्या होता है, हम अपनी बचपन की या पूर्व अवस्थाओं में चले जाते हैं और वैसा व्यवहार करने लगते हैं, न कि बताने लगते हैं। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा इसका उदात्तीकरण। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर पूर्व चीज़ों से केवल रिलेट कर रहा है, न कि पुरानी अवस्था में जा रहा है। प्रतिगमन नहीं होगा, उदात्तीकरण होगा। 33वां प्रश्न है हमारा, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है उच्च बुद्धि का, बाह्य अभिप्रेरणा का, उच्च सृजनात्मकता का या अच्छी आदत का। देखिए, साइकोलॉजी के अंदर हम अभिप्रेरणा जब पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए वो परिश्रम कर रहा है। इसका मतलब है कि वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, किसी परिणाम से अभिप्रेरित है, मतलब बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, इसका 33 प्रश्न का आंसर होगा हमारा 2, बाह्य अभिप्रेरणा का। 34वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? बीके पासी का एक सृजनात्मक परीक्षण है, उसके उप परीक्षणों की बात कर रहा है। इसका पहला ऑप्शन है परिणाम परीक्षण, जिज्ञासा परीक्षण और समस्या अवलोकन परीक्षण। सामान्य उपयोग परीक्षण जो है वो इससे संबंधित नहीं है, बीके पासी का नहीं है, अर्थात इसका ऑप्शन 4 सही होगा 34वें प्रश्न का। 35वां प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड है? गार्डनर ने जो फ्रेम ऑफ माइंड की बात की थी उसके अंदर एक व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वयं को समझता है और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। उस व्यक्ति का जो स्तर है मन की रूपरेखा फ्रेम ऑफ माइंड के अनुसार वो होगा अंतर्व्यक्तिक कौशल, जो क्या करता है, एक दूसरे को या अपने जीवन को अच्छे से समझने की योग्यता रखता है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? देखिए, अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास पर और भाग्य चयन की स्वतंत्रता पर बल देने के लिए सामाजिक गुण आवश्यक नहीं है, मानवतावादी होना आवश्यक नहीं है, व्यवहारवादी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके संज्ञानात्मक गुण है जो उसको इस बारे में चिंतन करने पर बल देते हैं। अर्थात इसका 36वें प्रश्न का ऑप्शन 4 संज्ञानात्मक सही होगा। 37वां प्रश्न है हमारा, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्मसंप्रत्यय का दृष्टिकोण है। स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने के लिए आत्मसंप्रत्यय का दृष्टिकोण है ऑप्शन 1 स्वतंत्र, आश्रित, सामाजिक और आत्मनिर्भर। देखिए, अपने आंतरिक विचारों के अनुसार अगर आप किसी चीज़ को परिभाषित कर रहे हो तो वो आपका स्वतंत्र दृष्टिकोण होगा। 37वें प्रश्न का आंसर होगा 1। इसके बाद ये एक फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए था। 38वां प्रश्न है, यदि व्यक्तिक भिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+-16 की सीमा के बीच में जाएंगे? ये प्रश्न केवल जिन्हें याद है वो करें, बाकी छोड़ने लायक प्रश्न था, लेकिन आप लोग एक बार देखें इसका सही आंसर होगा 68.26% लोग जो हैं वो M+-16 की सीमा के अंदर आते हैं। प्रश्न संख्या 39, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका। ठीक है, प्रश्न है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि, मतलब उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए, ये बात ठीक है। जहाँ तक संभव हो उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त कर देना चाहिए, ये भी कुछ स्तर तक ठीक है। स्वयं के लिए अधिक गम से प्रेम करने हेतु तो प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके माता पिता की उच्च आकांक्षाओं को याद दिलाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। माता पिता की आकांक्षाओं को याद दिला करके या बार बार रिपीट करवा करके उन्हें कुंठित किया जा सकता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा सटीक है। ये दोनों कुछ इस तरह तक सही है, पहले और दूसरे, लेकिन स्वयं के अधिगम से प्रेम करने हेतु तो प्रोत्साहित करें, ये क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा होगी एक तरह से, इसलिए क्या होगा, ये ज़्यादा प्रभावी है। इसका प्रश्न संख्या 39 का जो प्रभावी आंसर होगा वो 3 होगा। बोर्ड क्या मानता है ये आप लोग देखिए। प्रश्न संख्या 40,
एक व्यक्ति एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित करने के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित अभिवृत्ति का यह घटक है। एक व्यक्ति है जो उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित करता है और वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में अपने विश्वास क्या करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है। अभिवृत्ति का यह घटक क्या कहलाएगा? उसकी संज्ञानात्मक अभिवृत्ति कहलाएगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी अभिवृत्ति के और अपने विचारों के आधार पर, विश्वासों के आधार पर चल रहा है। सॉरी, माफ करना, एक व्यक्ति एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में बात कर रहा है वो, और उसके विश्वासों को प्रबल रख रहा है, मतलब अपने भावों को प्रबल रख रहा है, तो इसकी क्या होगी? भावात्मक अभिव्यक्ति होगी। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 41 है, किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में? शुष्क सागवान वन, खेर वन, मिश्रित पतझड़ी वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। यहाँ जो ऑप्शन टिक किया गया है वो बिल्कुल गलत है। शुष्क सागवान वन केवल अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ ऑप्शन 4 सर्वाधिक सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है वो राजस्थान के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं, और राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के अंदर आता है। तो इसका 41वें प्रश्न का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की। ये करंट का प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में मूंगफली के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 43वें प्रश्न की। बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है प्रश्न की लैंग्वेज को। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? इतनी लंबी लैंग्वेज आपको नहीं समझनी है, आपको सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि वागड़ स्थलाकृति की बात कर रहा है, और वागड़ क्षेत्र जो है वो माही नदी बेसिन के आसपास वाली स्थलाकृति को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दूसरा एक ऑप्शन है 43वें प्रश्न का, वो सही हो जाएगा। 44वें प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? आरोही क्रम से मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो शुरुआत होती है वो सर्वप्रथम बांसवाड़ा से होती है, राजस्थान के दक्षिण से, और सर्वाधिक मात्रा में वर्षा भी वहीं होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? बांसवाड़ा आना चाहिए, और उसके नज़दीकी जिला जो हाड़ौती के जो जिले हैं उनमें भी अधिक वर्षा होती है। इसका मतलब बांसवाड़ा और उससे पहले हाड़ौती का कोई एक जिला आएगा। बांसवाड़ा जयपुर ये नहीं हो सकता, हनुमानगढ़ जयपुर ये नहीं हो सकता, बांसवाड़ा बूंदी हो सकता है, बांसवाड़ा बूंदी, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 3 और 4 के एनालाइज की। जयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। यह हनुमानगढ़ जो है वो राजस्थान के उत्तर में है, जो कि अधिकांश वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से प्राप्त करता है। इसका मतलब सबसे कम हनुमानगढ़ में, फिर जयपुर में, फिर बूंदी में, और सर्वाधिक बांसवाड़ा में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। 44वें प्रश्न का सही आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से है? राजस्थान की कौन कौन सी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं? देखिए, पहली कालीसिंध, कालीसिंध मध्य प्रदेश से आती है। बेड़च नदी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है, राजस्थान से निकलती है। बाणगंगा भी राजस्थान से ही निकलती है, जयपुर से। और आयड़ या बेड़च नदी जो है ये उदयपुर, राजसमंद के आसपास से निकलती है। पार्वती नदी की बात करें तो ये भी एमपी से आती है। तो ए और सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 45वें का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 46 है, गलत युग्म चुनिए। पहला ऑप्शन अथुरना शिव मंदिर डूंगरपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, सालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर, जसवंतथड़ा जोधपुर। देखिए, पहला ऑप्शन अथुरना शिव मंदिर की ये बात कर रहा है। अथुरना शिव मंदिर डूंगरपुर में नहीं होकर के कोटा के अंदर है, तो इसका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, अथुरना शिव मंदिर। 47वां प्रश्न है, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 60% से अधिक है। 60% से ज़्यादा जहां पर अनुसूचित जनजाति निवास करती है, अर्थात एसटीज निवास करते हैं, उनके बारे में बात करनी है हमें। डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। दूसरा ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, दौसा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इनमें अगर हम एसटी जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में रहती है, अर्थात 60% से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका।
इसके बाद खेरी और लोही, 48वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है खेरी और लोही किसकी नस्लें हैं। खेरी और लोही जो है वो बकरी और भेड़ की क्रमशः है, मतलब खेरी बकरी की है या लोही भेड़ की है। दूसरा ऑप्शन है खेरी भेड़ की है और लोही बकरी की है। तीसरा ऑप्शन है खेरी भेड़ की और लोही ऊँट की है, और खेरी ऊँट की है और लोही भेड़ की है। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? खेरी जो नस्लें हैं वो भेड़ की नस्लें हैं और लोही क्या है? बकरी की नस्लें, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 48वें प्रश्न का। अब हम बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। आपसे कहा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सबसे ज़्यादा दशकीय शहरी दशकीय परिवर्तन दर किस जिले में पाई गई है। देखिए, शहरी दशकीय परिवर्तन दर की बात कर रहा है, शहरी प्रतिशत सर्वाधिक की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ कोटा ऑप्शन नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दूँ, अब आप अनुमान लगाइए। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा कोटा, तीसरा जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है अलवर। दशकीय शहरी परिवर्तन दर की बात करें तो अलवर जो है उसमें सर्वाधिक परिवर्तन शहरी जनसंख्या के अंदर पिछले 1 दशक के अंदर देखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर, नंबर 4 ऑप्शन। 50वां प्रश्न है, हम लगभग आधे पेपर पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। आप लोग एक बार अपने मार्क्स पूरे पेपर का जब खत्म हो जाए उसके बाद अपने मार्क्स को काउंट करें। नेगेटिव मार्किंग को काटने के बाद आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उनको एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमारा 50 नंबर का प्रश्न है सुमेलित करने में। उद्योग और उनकी स्थिति से संबंधित राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कौन सा उद्योग कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है ट्यूब टायर उद्योग अलवर में, पॉलीमर उद्योग शाहपुरा में, हाईटेक प्रेसिजन ग्लास धौलपुर में और सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा में। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर 2 ऑप्शन सही माने जाएंगे, क्योंकि 2 स्थितियाँ हैं जहाँ पर अलग अलग आंसर गलत दे रखे हैं। देखिए, ट्यूब टायर की फैक्ट्री ये है हमारे राजसमंद के अंदर कांकरोली में, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन सफ़ेद सीमेंट जो कि गोटन नागौर में है, निम्बाहेड़ा में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, 1 और 4। ठीक है, हम 51वां प्रश्न देखते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। पहला ऑप्शन नुसरत खां, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद खां, उलूग खां और जलाल खां। उलूग खां और नुसरत खां निश्चित रूप से रणथंभौर के किले की घेराबंदी के लिए आए थे, लेकिन उनमें से नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी घेराबंदी के समय, तो इसमें 51वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही होगा आपका नुसरत खां। इसके बाद अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? अबुल फजल, निज़ामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी और कर्नल जेम्स टोड। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारने वाले बदायूनी थे। अबुल फजल जो थे, इन्होंने इसको गोगुंदा का युद्ध नहीं कह करके हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 52वें प्रश्न का ऑप्शन आपने 3 सही लगा लिया है। 53वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल मेलिसन, जनरल मैकमेसन, मेजर शोवर्स या फिर कर्नल ईडन? यहाँ तीसरा नंबर का जो प्रश्न ऑप्शन है इसका ये सही होगा, मेजर शोवर्स, जो उदयपुर के अर्थात मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। कर्नल ईडन जो होते हैं वो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे और मैकमोसन जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 54 की हम बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? ऑप्शन ए बेराट, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बालाथर और ऑप्शन नंबर डी है हमारा गणेश्वर। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लगाया हुआ है। बेराट जो है वहाँ पर क्या है, वस्त्रों की बुनाई की तकनीकी विकसित थी। इसके बाद 55वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र अर्थात लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? पहला ऑप्शन उज्जैन अभिलेख, दूसरा ऑप्शन कन्नौज अभिलेख, तीसरा ग्वालियर अभिलेख और चौथा जोधपुर अभिलेख। देखिए, ग्वालियर अभिलेख जो था ये मिहिर भोज का था और मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख के अंदर प्रतिहारों को लक्ष्मण की संतान कहा गया है, अर्थात लक्ष्मण से उत्पन्न कहा गया है। ये मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, अर्थात 55 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? ललित विग्रह राज जो नाटक लिखा था सोमदेव ने, वो किस शासक के राजकवि थे?
ऑप्शन ए जगदेव, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी पृथ्वीराज प्रथम और ऑप्शन डी है हमारा अर्णोराज। देखिए सोमदेव जो थे उन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की, तो निश्चित रूप से ये विग्रहराज के ही दरबारी थे। आप लोग नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं। और यदि आपको याद है कि सोमदेव विग्रहराज के क्या थे, दरबारी कवि थे, और उन्होंने विग्रहराज के लिए ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 57 है, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ। देखिए मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय क्या किया गया था, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिला करके संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया गया था। वो किस तिथि को बनाया गया था, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 और 18 मार्च 1948। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, 15 मई 1949। 15 मई 1949 को क्या किया गया था, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिला करके संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। इसके बाद निम्न में से कौन सा दुर्ग कोशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। हमारा 58वां प्रश्न है, कोशवर्धन दुर्ग किसे कहा गया है, तवनगढ़ दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, अलवर के बाला दुर्ग को या फिर शेरगढ़ दुर्ग को। कोशवर्धन दुर्ग के नाम से हमारे बारां जिले में स्थित शेरगढ़ के किले को कहा जाता है कोशवर्धन दुर्ग। 58वें प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद बात करते हैं हम लोक देवताओं से। राजस्थान जीके के अंदर 59वां प्रश्न है, लोक देवता हड़बुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए लोक देवता जो हड़बुजी हुआ करते थे उनके मंदिर की बात की गई है। वो आपसे ऑप्शन में दिया गया है, पहला कोलूगांव, दूसरा वेंगटी, तीसरा साबला और चौथा सामलिया। लोक देवता हड़बुजी जो थे वो उनका मंदिर है वेंगटी गांव में, जो कि फलोदी जोधपुर के अंदर है। अर्थात हमारे 59वां प्रश्न का सही आंसर होगा 2। हमारा प्रश्न संख्या 60 हम बात करते हैं, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई। ऑप्शन ए गोपाल लाल पुरोहित, ऑप्शन बी तारक प्रसाद, ऑप्शन सी बालमुकुंद बिस्वा। यहाँ पर बालमुकुंद बिस्सा है ये, या इसे आप बिस्वा पढ़िए। शिवकरण थानवी चौथा ऑप्शन है हमारा। यहाँ हम बात करते हैं जोधपुर जेल के अंदर जिनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी, उस व्यक्ति का नाम है, उन क्रांतिकारी का नाम है बालमुकुंद बिस्सा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 60वें प्रश्न में। 61वां प्रश्न है, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित हैं। ये दोनों व्यक्ति इंडियन एसोसिएशन से संबंधित हैं, महाजन सभा से संबंधित हैं, संप सभा से संबंधित है या फिर आर्य समाज से संबंधित हैं। चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा जो है वो आर्य समाज से संबंधित थे। 61वें प्रश्न का सही आंसर है हमारा 4। प्रश्न संख्या 62 की हम बात करते हैं, 1911 और 1912 के दौरान गुरु गोविंद की गतिविधियों का केंद्र क्या था। गुरु गोविंद सिंह ने जो आदिवासियों से संबंधित जो कार्य किए हैं, उनके लिए जो सभाएं की है, उसका प्रमुख केंद्र बेड़सा गांव था, खेड़ा ग्राम था, इडर ग्राम था या फिर सूत ग्राम था। इसका सही ऑप्शन होगा बेड़सा ग्राम। यहाँ पर इन्होंने क्या किया गया था, किसान से संबंधित जो सभाएं की, पंचायतें की, वो यहाँ पर सर्वाधिक बेड़सा ग्राम में इनका गतिविधियों का केंद्र रहा था। 62वें प्रश्न का सही आंसर आपने लगाया ए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 63 कल्चर के अंदर, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को या ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ए, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। लोक गायकी की चार बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। हमारा 64वां प्रश्न है चार बेत शैली से संबंधित। ये कहाँ की प्रसिद्ध है। चार बेत शैली अलवर की, बीकानेर की, टोंक की या जयपुर की। चार बेत शैली जो है वो टोंक की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये टोंक नगर के अंदर शुरू से प्रचलित रही है। 64वें प्रश्न का सही आंसर है हमारा 3। 65वां प्रश्न आप लोग देखें, फिर से एक हिस्ट्री का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देते हैं। इसे आप राजस्थानी साहित्य से भी जोड़ करके देख सकते हैं। कानड़देव जो है और अलाउद्दीन खिलजी जो है, उनके बीच में आपसी संबंधों की जानकारी देने वाली एक पुस्तक है वीरमदेव सोनग्रारी वात। इसमें कानड़देव के पुत्र वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के मध्य के जो आपसी प्रेम संबंध थे, उनकी और इनके बीच में जो खटाई का कारण रहा, उसका वर्णन है। 65वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वीरमदेव सोनग्रारी वात। प्रश्न संख्या 66 66वां प्रश्न है, बिसलदेव रासो की रचना किसने की।
सूर्यमल मिश्रण पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नरपति नाल, तीसरा ऑप्शन चंद्रबरदाई, चौथा ऑप्शन कवि महेश दास। बीसलदेव रासो जो है वो नरपति लाल की एक रचना है, ये भी विग्रहराज चतुर्थ के से संबंधित है। इसके बाद 66 का हमारा ऑप्शन 2 सही हो गया। 67वां प्रश्न हम देखते हैं, दादू पंथ की प्रमुख गद्दी अर्थात प्रधान पीठ जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन 1 सांबर, ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन 3 नारायणा, ऑप्शन 4 गोगामेडी। दादू पंथ की जो मुख्य पीठ है वो नारायणा में जयपुर के अंदर स्थित है, अर्थात ऑप्शन सी 67वें का सही आंसर होगा नारायणा। 68वां प्रश्न, किस पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। कपड़े पर, दूसरा ऑप्शन लकड़ी पर, तीसरा ऑप्शन चमड़े पर, या चौथा ऑप्शन है हमारा कागज पर। देखिए पिछवाइयाँ जो चित्रित की जाती है वो श्रीनाथ जी के पीछे कपड़े पर की गई कलाकारियाँ कहलाती है, अर्थात जो पिछवाइयाँ जो चित्रित है वो एक कागज पर चित्रित शैली का सजीव उदाहरण है। 68वें का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद ये भी हमारा कल्चर का प्रश्न है, मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं। मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना नामक विवाह किस जनजाति से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन गरासिया, दूसरा ऑप्शन मीणा, तीसरा ऑप्शन भील, चौथा ऑप्शन सहरिया। देखिए मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना नामक जो वैवाहिक रीतियां हैं वो गरासिया जनजाति से संबंधित हैं, अर्थात 69वें प्रश्न का सही आंसर होगा एक गरासिया। 70वां प्रश्न हम देखते हैं, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई। देखिए जहाँ तक मुझे याद है राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, ये 3 तो मंडन की निश्चित रूप से रचनाएं हैं। रूप अवतार का मैंने उल्लेख कहीं देखा नहीं है, तो हो सकता है 1, 3 और 4 हो, या हो सकता है 1, 2, 3, 4 हो। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। 95% तक मैं कह सकता हूँ कि इसका 1, 3 और 4 जो ऑप्शन है वो सही है, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार। तो हम इसके ऑप्शन नंबर 4 को फिलहाल सही मान करके चलेंगे, 1, 3 और 4। इसके बाद 71वां प्रश्न हम देखते हैं जो राजस्थान की राजनीति से संबंधित है। इसमें आपसे क्या कहा गया है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस बात की बात कर रहा है। वो 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, ये ठीक है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करे तो उसे हटाया जा सकता है, ये गलत है। विधानमंडल जो है वो प्रस्ताव पारित करके उसे नहीं हटा सकती है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राज्यपाल के संदर्भ में बिल्कुल गलत है। 71वें प्रश्न का सही आंसर है हमारा 2। इसके बाद ये भी राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए 10वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन बी 25वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन सी 5वें संविधान संशोधन के तहत, और ऑप्शन डी है 7वें संविधान संशोधन के तहत। तो 72वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 7वें संविधान संशोधन के तहत किसी भी राज्य कोई भी राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, अर्थात 72 प्रश्न का 4 आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 73, यहाँ बात कर रहे हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला। ऑप्शन 1 जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस अमर सिंह गोदारा, जस्टिस एस सगीर अहमद और जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। देखिए सबसे कम कार्यकाल की बात कर रहा है। सबसे कम कार्यकाल के लिए मानवाधिकार आयोग, जो राज्य का मानवाधिकार आयोग है, उसकी सदस्य अध्यक्ष रही है जस्टिस सुश्री कांता भटनागर जी। कांता भटनागर जी का कार्यकाल सबसे कम रहा है मानवाधिकार आयोग के अंदर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, टीकाराम पालीवाल या बरकतुल्ला खान। देखिए हीरालाल देवपुरा जी का कार्यकाल मात्र 16 दिन का रहा है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हीरालाल देवपुरा राजस्थान की सबसे कम अवधि तक के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 75, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने पहले कार्यकाल के दौरान श्रीमान अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री का पद किस तारीख को संभाला था।
पहली बार जो अशोक गहलोत जी है वो 1998 में मुख्यमंत्री बने थे, ये सभी को पता है, लेकिन किस तारीख को उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था? 3 दिसंबर 1998, 12 दिसंबर 1998, 1 दिसंबर 1998 या 2 दिसंबर 1998। अशोक गहलोत जी ने जो पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और अपना कार्यकाल शुरू किया था वो था 1 दिसंबर 1998 का दिन। तो 75वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 76 की हम बात करते हैं। 76वां प्रश्न है हमारे पास में, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? तो जितने आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र थे उनमें से महिला सदस्यों की संख्या जो है वो अनुसूचित जाति के अंदर तो है 8 और अनुसूचित जनजाति के अंदर है 3। ये हमारी 15वीं विधानसभा के अंदर निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या है। 76वें प्रश्न का सही आंसर है 2। 77वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? अर्थात ऑप्शनों में से 3 ऐसे वर्ष है जिनमें पंचायती राज संशोधन जो विधेयक है उसमें अधिनियम के अंदर कुछ न कुछ संशोधन हुआ है, लेकिन एक वर्ष है जहाँ पर पंचायती राज जो अधिनियम है उसमें संशोधन नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन 2002, दूसरा 2004, तीसरा 1999 और चौथा ऑप्शन है हमारा 2000। सन 2002 के अंदर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया, बाकी 1999, 2000 और 2004 के अंदर इनमें संशोधन किए गए हैं। तो 77वें प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या है? पहला इसका सही आंसर है। दूसरे प्रश्न की हम बात कर रहे हैं जो 78वें नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष अर्थात UNFPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है राजस्थान विश्वविद्यालय। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है उसने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों के लिए अभी हाल ही में हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के साथ में क्या किया है? समझौता किया है, अर्थात 78वें का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। 79वां प्रश्न है, RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला BL रावत साहब, दूसरा डॉक्टर दीनदयाल, तीसरा राम सिंह चौहान जी और चौथा डॉक्टर SS टांक। इसे क्या करना है? RPSC के अध्यक्ष वो जिस समय में रहे हैं उसके अनुसार क्या करना है? क्रम से व्यवस्थित करना है, पहले कौन फिर कौन रहे और उसके बाद कौन रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, C, B और D, ये सही क्रम में है। A मतलब BL रावत साहब, उसके बाद राम सिंह चौहान जी, फिर उसके बाद डॉक्टर दीनदयाल और डॉक्टर SS टांक। इस क्रम में RPSC के ये लोग क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। 79 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को लगभग मैंने पूरा पेपर सोल्व करवा दिया है, सिर्फ 21 क्वेश्चन अब बचे हैं। मैं इन प्रश्नों को भी आप लोगों को कंप्लीट करवा करके दूंगा और आप लोग एक बार इस पूरा पेपर को मैच करने के बाद अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप लोगों की स्टडी जो है उससे कंटिन्यू चलती रहे। और स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को एक बैच दिया गया है, पूरा का पूरा कंटिन्यू सीरीज़ वाइज उसमें सारे टॉपिक्स चल रहे हैं RBSC बेस्ड। तो राजस्थान कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विशेष रूप से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। चलिए 80 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य, CK मैथ्यूज़, राजीव स्वरूप या NC गोयल साहब। देखिए राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में NC गोयल साहब का जो कार्यकाल है वो सबसे कम रहा है, अर्थात 80 नंबर के प्रश्न का सही आंसर होगा NC गोयल, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 81वां प्रश्न है हमारा, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? जिस जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 4 लाख है उस जिला परिषद में न्यूनतम 17 सदस्य जो है वो निर्वाचित होंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा B। इसके बाद हम बात करते हैं 82वें प्रश्न के ओर। आप लोगों का थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है तो हम थोड़ा स्पीड से ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। राजस्थान में के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है? राजस्थान के जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से 3 शहर हैं जिनको
13.48 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, वो है नागौर, जैसलमेर और अलवर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 82वें प्रश्न का। 83वें प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल की सराहना की है? ये जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, इसके अंदर गोद भराई के रूप में के समारोह के रूप में मनाया जाता है दौसा के अंदर, और इसकी प्रशंसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। 83वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 84 की हम बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, अर्थात 10वीं की परीक्षा जो उत्तीर्ण करने वाले बच्चे हैं, उन छात्रों को उनके करियर से लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों के चयन में मदद करने के लिए शुरू किया गया है? 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद सही सब्जेक्ट का चयन करने में मदद करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आपका अगला कदम, स्मार्ट शाला, डायल फ्यूचर या मुस्कान कार्यक्रम? इसका सही आंसर है डायल फ्यूचर कार्यक्रम। इसमें आप क्या कर सकते हैं, विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं अपने करियर के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो 84वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 डायल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं हम। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान का जल जीवन मिशन कनेक्शन के अंदर पूरे भारत में 12वां स्थान रहा है। 85वें प्रश्न का आंसर है 4। 86वें प्रश्न की हम बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की आयुषा प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी के अंदर कौन सा मेडल जीता है? इसका आंसर आप लोग सर्च करने का प्रयास करें, ठीक है। ये मुझे भी नहीं मिला, सिर्फ एक प्रश्न है पूरे पेपर में जो मैंने छोड़ा है, आप लोग इसे सर्च करने का प्रयास करें और अपने जो मार्क्स है वो कमेंट सेक्शन में डाल दें। 87 क्वेश्चन है हमारा 87वां प्रश्न। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये दोनों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? ये दोनों खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ शतरंज के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने स्कूल गेम्स में राजस्थान की तरफ से स्वर्ण पदक जीते हैं। 87वें प्रश्न का ऑप्शन 4 सही है। 88वां प्रश्न हम देखते हैं। राजस्थान सरकार ने संगठित क्षेत्र में पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है? स्ट्रीट वेंडर्स और श्रमिकों के लिए आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं और बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, जिसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचाने की बात की गई है आर्थिक रूप से। 88 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 प्रश्न है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में कितने कितने खेलों को सम्मिलित किया गया है? देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिकों के अंदर 6 खेल सम्मिलित हैं, तो इसका पहला ऑप्शन 89 में सही हो जाएगा। 90वां प्रश्न है। हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद का 63वां राष्ट्रीय केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण खेलकूद प्रशिक्षण शिविर जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? बीकानेर, सीकर, माउंट आबू या जोधपुर? अभी 63वां जो केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर है वो माउंट आबू में आयोजित किया गया है। 90वें प्रश्न का सही आंसर है हमारा तीसरा ऑप्शन। 91वां प्रश्न है। किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व ऑस्ट्रेलिया का है। 91 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 92 प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। युवा विश्व रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? अर्थात वैश्वीकरण का जो है वो युवा जीवन पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? पहला, वैश्विक नागरिकता, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, प्रवास, युवा संस्कृति। देखिए, वैश्विक नागरिकता, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, प्रवास और युवा संस्कृति में से वैश्विक नागरिकता का युवा संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा, प्रवास से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम क्या करेंगे, प्रवास कर सकते हैं। वैश्विक नागरिकता जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप। और दूसरा ऑप्शन सर्व उपलब्धता, ये जो है ये युवाओं पर प्रभाव नहीं है इसका, अर्थात 92 का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ सागर और उसके सीमावर्ती सागर दे रखे हैं। प्रशांत महासागर का नज़दीकी सीमावर्ती सागर है कोरल सागर, बिल्कुल सही। हिंद महासागर के नज़दीक में बांदा सागर नहीं है। आर्कटिक महासागर के सीमावर्ती सागर है कारा सागर और अटलांटिक में बेरिंग सागर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रशांत का कोरल सागर, और ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक सागर का कारा सागर, अर्थात ए और सी इसके सही ऑप्शन है।
93 में पहला ऑप्शन सही होगा। 94 दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पौने। देखिए दबाव पेटियों का जो मौसमी स्थानांतरण होता है उसकी वजह से पछुआ पौने किस दिशा में गति करती है, इसकी बात कर रहा है। पहला ऑप्शन कर्क रेखा की ओर खिसकती है, मकर रेखा की ओर खिसकती है, गर्मियों में ध्रुवों की ओर, सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर जाती है, या गर्मियों में विषुवत रेखा की ओर और सर्दियों में ध्रुवों की तरफ जाती है। इसका सही आंसर होगा कि जो पछुआ पौने हैं वो गर्मियों में ध्रुवों की तरफ स्थानांतरित हो जाती है और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर स्थानांतरित होती है 94 में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 95 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 96वां क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनिए। एलियाबेट क्षेत्र है जो तेल के लिए जाना जाता है, मोरागन हुग्रिजन कोयला, नाहर कटिया गैस, जरिया कोयला। जरिया कोयले के लिए जाना जाता है, नहर कटिया गैस के लिए जाना जाता है, अलियाबेट तेल के लिए जाता है, लेकिन मोरार हुजीगंज जो है वो कोयला का संसाधन क्षेत्र नहीं है, अर्थात 96 का दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 97 प्रश्न, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। क्षेत्रीय भिन्नता मानसूनी वर्षा में किस प्रकार से सहायक है? भूमिगत क्षमता बढ़ाने के लिए, सूखा शमन के लिए, विभिन्न प्रकार की अलग अलग फसलें उगाने के लिए, तापमान को बढ़ाने के लिए। देखिए क्षेत्रीय भिन्नता अगर रहेगी तो हर जगह अलग अलग प्रकार के फसलों के लिए उचित वातावरण मिल पाएगा, अर्थात 97 का तीसरा ऑप्शन सही होगा हमारा, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए। 98 कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं। कोंकण तट, कनारा तट और मालाबार तट जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान के भाग हैं। 98 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 99 नर्मदा और तापी नदी घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा घाटी स्थित है। 99 में दूसरा ऑप्शन सही है। और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो अधिक वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए वहाँ पर जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सदैव पाए जाते हैं। तो 100वें प्रश्न का सही आंसर होगा 2, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए दोस्तों, इस पेपर के अंदर ये था हमारा शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। आज की तारीख में जो रिवाइज एग्ज़ाम्स का हुआ है ग्रुप ए का, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस मैंने आप लोगों को उपलब्ध करा दिए हैं। शिफ्ट 2 का पेपर जो है वो भी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे और आप लोग प्रयास करें कि इसके मार्क्स हाथों हाथ काउंट करके और मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन जिन विद्यार्थियों ने आज का पहली शिफ्ट का पेपर दिया है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।